अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम टीएमए करेंगे अपना, ठीक है जी। और तो ऐसे आपका ये टीएमए है। तो टीएमए के अंदर थोड़ा सा आप अच्छे से अपने जवाबात को लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं फाइनल के लिए, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो क्या है, जैसे 10वीं क्लास के अंदर तो ऐसा था कि आपके टीएमए के नंबर और जो इम्तिहान होता था उन दोनों के नंबर को ऐड करके आपके पासिंग नंबर बनते थे। लेकिन अब थोड़ा सा 12th के अंदर रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो चेंजेस क्या होते हैं कि अब आपको टीएमए में अलग पास होना है और आपका जो पेपर होगा फाइनल में थ्योरी का उसमें अलग पास होना है। तो आपको अब कंबाइंड नहीं, अलग अलग दोनों में ही पास होना है। तो अब टीएमए अगर 20 नंबर गए तो कम से कम आपको 8 नंबर इसमें चाहिए, ठीक है जी। और ऐसे ही आखिर का जो आपका इम्तिहान होगा 80 नंबर का, उसमें कम से कम आपको 30 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे। तो दोनों में अलग अलग तरीके से आपको पास होना है, कंबाइंड नहीं होना। वो चीज़ 10th के अंदर आपको मिल जाती थी, अब 12th में आपको दोनों में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आज का हम टीएमए देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से उसके कौन कौन से जवाबात हमें लिखने हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका टीएमए हो गया जी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर बिसाइड द क्वेश्चन। सारे सवाल के जवाब देने हैं आपको, लाजमी है, और सवाल के आगे ही उनके नंबर लिखे हुए हैं। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नंबर एंड सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। और पहली शीट के अंदर आपको अपना नाम, अपना सब्जेक्ट कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, नोट करते हुए चलेंगे कहाँ कहाँ से किस किस के क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये शुरू हो रहा है आपका, आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपका कारोबार नुकसानात से ना वाकिफ है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी। तो आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कारोबार के अंदर कुछ नुकसानात से आप नावाकिफ हैं। इन अनासर का तज्जिया कीजिए जो कारोबार खसारे का सबब बनती हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपके कारोबार के अंदर नुकसानात होते हैं, उनका तज्जिया कीजिए जो कारोबार में खसारे का सबब बनते हैं, यानी नुकसान का सबब बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा भी पढ़ लेते, फिर दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो कर लेते। तरसील कारोबार में एक अहम रोल अदा करता है। तरसील यानी कम्युनिकेशन। मुत्तफिक है या गैर मुत्तफिक है, तो हम तो मुत्तफिक है। अपने नज़रियात और ख्यालात को तकरीबन 60 अल्फाज में। तो हम सबक नंबर 2 का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तरसील वाले क्वेश्चन को। तो बिजनेस सपोर्ट सर्विस, ये सबक नंबर 2 है, इसके अंदर आपका सेकेंड आंसर है। क्वेश्चन तरसील को लेकर किया गया है, ठीक है जी। नीचे है काफ़ी। तो उससे पूछा है तरसील जो है वो कारोबार के लिए अहमियत रखता है या नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि हाँ हम इत्तेफाक रखते हैं कि तरसील एक अहम रोल कारोबार में अदा करता है। ये लाइन लिखने के बाद फिर अब आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला पॉइंट 2.5 नोट कर लीजिए आप, ठीक है जी। ये तरसील वाला पॉइंट आ गया है आपका। यहाँ पर आप चाहें तो डेफिनेशन की खैर कोई ज़रूरत नहीं है, इक़साम भी नहीं बताने आपको, आपको सिर्फ ये लिखना है हाँ हम इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि तरसील कारोबार में एक अहम रोल अदा करता है। उसके अंदर आपको तरसील की जो है वो खुसूसियत या इसके फ़वाइद लिखने हैं, वो हम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर आ गया तरसील की अहमियत, आप नोट कर लीजिए पॉइंट 2.5.5 है, ठीक है जी। चैप्टर काफ़ी बड़े और लेंदी हैं आपके, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। 2.5.5 तरसील की अहमियत आपको बतानी है कि हाँ हम इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि तरसील कारोबार के अंदर अहमियत रखता है। तो यहाँ पर अब आप उसको ये आंसर लिख दें, कारोबारी फ़रोग़ देता है, ठीक है जी। पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आपका। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, मजदूरों की हरकत की पर्देदारी रहती है इसके अंदर,
और तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, माशरती रिश्ते रहते हैं इसमें, हम और गिरफ्त, ये सब चीज़ें, मतलब कोई से भी 3 पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा, कोई से भी 3। मुलाजमत की अंजाम देही में बेहतर कारकर्दगी का जरिया होता है तरसील। तो यहाँ पर आप कोई से भी 3 से 4 पॉइंट लिख लीजिएगा जो आपको 50 से 60 अल्फाज में मिल जाए। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, तो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट करा है, बी पार्ट करा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। पहले क्वेश्चन का हमने बी पार्ट करा है, सबक नंबर 2 2.5.5 के अंदर इसका जवाब आपको मिलेगा। बस यहाँ पर आपको लिखना है हाँ मुत्तफिक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आपको कोई एक सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिसेज वंशिका हमारे मुल्क में एक छोटा कारोबार कायम करना चाहती हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से छोटे कारोबार के लिए फराहम की जाने वाली मदद के बारे में उनकी मालूमात फराहम कीजिए। सबक नंबर 8 देखिए, एक क्वेश्चन ये है, मिस्टर राज हमारे मुल्क में एक छोटा कारोबार करना चाहते हैं। उनको इस बात की वजाहत कीजिए कि छोटे कारोबार मुल्क के समाजी माशी फ़रोग में किस तरह मदद करते हैं, अपनी वजाहत कीजिए। सबक नंबर 8 में दोनों जवाब हैं, ऊपर वाला कर लेते हैं। ठीक है जी, कि अगर कोई भी काम करना चाहता है मुल्क के अंदर, छोटा कारोबार करना चाहता है, तो हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से उन छोटे कारोबारों के लिए फराहम की जाने वाली मदद क्या है। तो सबक नंबर 8 में देख लेते हैं कौन सी मदद उनको मिलती है। चलिए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, इसमें देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है। कि वंशिका अगर कोई छोटा कारोबार करना चाहती है तो उसके अंदर हमारे पास जो इदारे हैं उसके कारोबार के लिए, वो मुख्तलिफ इदारे उसको किस तरह से जो है मदद कर सकते हैं, तो हमें ये बताना है। तो इसके अंदर हम चलते हैं नीचे, अहमियत को क्रॉस करते हुए ये भी हटाइए। ठीक है, खुद रोजगार के मुख्तलिफ पहलू हैं, यहाँ पर पहलू नहीं आएंगे इसमें। छोटे कारोबार के मायने आ गए, छोटे कारोबार की खुसूसियत आ गई, ये भी नहीं लेना हमें। छोटे कारोबार के इक़साम आ गए, ये भी नहीं लेना हमें। सबक के आखिर में ही मिलेगा आपको इसका जवाब। आ गया ये रहा। हिंदुस्तान में छोटे कारोबारों की अहमियत क्या है, बस इसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, छोटे कारोबार का दायरा कार क्या है, ये भी नहीं आएगा। ये आ गया। छोटे कारोबार की तय हुकूमत पॉलिसियां। ठीक है जी, छोटे कारोबार को सनती इमदाद, यहां पर मदद की बात चल रही है कि वो अपना छोटा कारोबार करना चाहती है, तो उन कारोबार को किस तरीके की मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इदारे हैं। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी, ये एक इदारा है जिसका काम है मुल्क के अंदर छोटी सनतकारों को उनकी ज़रूरत को पूरा करना। स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से आपके पास कई किस्म के इदारे हैं, ज़िली सनती मराकज़। अब यहाँ से आप 2-3 पॉइंट कोई से भी ले लीजिए कि अगर कोई भी अपना छोटा कारोबार जमाना चाहता है, इंडिया में करना चाहता है, तो हमारे पास अलग अलग इदारे मौजूद हैं, अलग अलग इदारे मौजूद हैं, चाहे उसमें हुकूमती इदारे हों या दीगर और इदारे हों। वो इदारे छोटे कारोबारों को जमाने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनको लोन देते हैं, कम इंटरेस्ट पे देते हैं, ये सब चीज़ें उनके अंदर दाखिल होती हैं। यहाँ पर आपको जो अपना जवाब मिलेगा सेकंड क्वेश्चन का, वो आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ये मैंने जो आपको पॉइंट हाईलाइट किए हैं, इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ कौन सी मालूमात है जो आपको उसको फराहम करनी है कि छोटे कारोबारों के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और उनके इदारे क्या कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल नंबर 3 है, फिर वही एक का जवाब देना है। वो क्या है? आपका दोस्त एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता है, उसको और ज्यादा कारकुनान की जरूरत है, इसलिए वो लोगों को कहां से हासिल कर सकता है? सबक नंबर 12 देखना है आपको। या दूसरा क्वेश्चन है, श्रीमती महविश एक ब्यूटी सर्विस की मालकिन है, उनको नए और मौजूदा कारकुनान की तरबियत की ज़रूरत है, उनको अपने कारकुनान के तरबियत के तरीक़ों के लिए तजवीज़ कीजिए। तो ये चैप्टर जो है आपका बेसिकली स्टाफिंग के अंदर आएगा। स्टाफिंग का सबक है, ये 12वां सबक। तो ये दरअसल ये जो सबक है स्टाफिंग का है, आपने पढ़ा भी नहीं है अभी, या पढ़ लेंगे आप। स्टाफिंग का मतलब लोगों की भर्ती करने से मुताल्लिक होता है कि किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे के अंदर हमें लोगों की ज़रूरत है, तो उन लोगों को अब किस तरह से भर्ती किया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट जिसको कहते हैं हम। तो रिक्रूटमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक इंटरनल होता है अंदरूनी तरीका, और एक होता है बाहरी तरीका यानी एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि आप अपनी जो इदारा है उसके अंदर से ही लोगों को चुनकर दूसरी जगह पर पहुंचा दें। और बाहरी तरीका जो होता है उसके अंदर ये होता है कि आप बाहर से लोगों को बुलाएं और वो लोग फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्सा बनेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या कारकुनान को लाने के तरीके क्या होंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जवाब इस तरह से लिखेंगे, ये रहा भर्ती के जराए। क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब का पहला पार्ट यहीं से शुरू हो गया आपका। तीसरे का पार्ट ए का जवाब यहां से मिलेगा आपको। पार्ट बी का जवाब भी इसी सबक में है लेकिन वो नीचे है। भर्ती के जराए, तो आप बुलाएंगे कि क्या चीज, मुख्तलिफ शामिल ओहदों के लिए जरूरी तजुर्बेकार लोगों की जरूरत होती है, उनको तलाश करना पड़ता है। उसके हुसूल के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला हो गया दाखिली ज़राए, यानी किसी भी कारोबार में जो मौजूद मुलाजिमीन तवक्को करते हैं उन्हें तरक्की के मौके देना, या बाहर वालों से पहले आला ओहदों के लिए अपने लोगों को पहले आगे करना, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है बैरूनी ज़राए। और बैरूनी ज़राए का मतलब है सभी खाली जगहों की तंजीम से ही नहीं भरी जा सकती, मौजूदा मुलाजिमीन में मुताला महारत, पहल करने की सलाहियत और जॉब के लिए ज़रूरी अहलियत की कमी हो सकती है। लिहाजा मैनेजरों को तंजीम से बाहर के कुछ अफरादों को भर्ती करनी चाहिए, न सिर्फ ये। तो पूरा पैराग्राफ आप ये वाला यहाँ तक लिख दीजिए, ऊपर से नीचे तक ये आपका जवाब है। यहाँ से आपका सवाल का जवाब शुरू हुआ ए, और यहाँ पर आ गया आपका बी, और ये क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। ठीक है जी, बहरी तरीकों के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक आपका जवाब हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4 के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी वर्ड की लिमिट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 100 से 150 अल्फाज हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन है, XYZ इस बात से वाकिफ है कि हकीकी और मेयारी कारकर्दगी दूसरे मुमकिनाना नताइज के सबब बन सकती है, इनको मेयार से मसावी, ज्यादा, कम के मुताबिक सूरत हाल की परख करने में मदद कीजिए। ठीक है जी, XYZ इस बात से वाकिफ है कि हकीकी और मेयारी कारकर्दगी दूसरे मुमकिनाना नताइज के सबब बन सकती है। पहला क्वेश्चन यह आ गया। तो आपको हकीकी और मेयारी कारकर्दगी के अंदर फ़र्क बताना है इन बुनियादों पर। दूसरा है, मिस्टर अशोक की एक कंपनी है और उनके मुख्तलिफ इक़साम की तरजीह हसस जारी करने का इख्तियार है। तरजीह हसस के इन तमाम इक़साम को बयान कीजिए जो एक कंपनी जारी कर सकती है। ठीक है जी, सबक नंबर 15। मिस्टर अशोक की एक कंपनी है और उनको मुख्तलिफ इक़साम का तरजीही हसस जारी करने का इख्तियार है। ठीक है जी, सबक नंबर 15 खोल लीजिए।
हाँ, चौथे क्वेश्चन के अंदर हम बा पे थे। बा में लिखा है मिस्टर अशोक की एक कंपनी है और उनको मुख्तलिफ इकसाम की तरजीही हसस की जारी करने का इख्तियार है। तरजीही हसस की उन तमाम इकसाम को बयान कीजिए जो एक कंपनी जारी कर सकती है। आपका जवाब आ गया यहाँ पर हसस का अजरा। ये आपका जवाब नंबर 4। तो अगर एक कोई भी कंपनी जो हसस जारी कर सकती है तो उसके पास उसके क्या क्या तरीके आपके पास मौजूद है। हसस किसे बोलते हैं? किसी भी कंपनी का जो सरमाया होता है उसके छोटे छोटे हिस्सों को हम शेयर यानी हसस कहते हैं। ठीक है जी। आपके पास अलग अलग तरीके हैं हसस के। वो क्या हैं? 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है जी, और एक को कहते हैं तरजीही शेयर। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ा सा आप लिख देंगे, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ठीक है जी। और दूसरा आपका हो गया तरजीही शेयर, यह आ गया आपका दूसरा। यहाँ पे तरजीही शेयर भी मौजूद है आपके पास। ये भी हसस का एक तरीका होता है जिसके अंदर आप किसी को अपनी कंपनी की ओनरशिप यानी अपना मालिकाना हक देते हैं और उसके बदले में उससे एक मुकर्रर रकम लेते हैं और वो रकम आप उसको वापस करने की कोई गारंटी नहीं देते, बल्कि वो आपके कारोबार के अंदर आपके साथ जो है वो शामिल हो जाता है। तो अब अगर आपके कारोबार के अंदर फ़ायदा होगा तो आप उसको भी इससे फ़ायदा दोगे, नुकसान होगा तो नुकसान भी बांटा जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे तरजीही शेयर की इक़साम है। तो तरजीही शेयर के इक़साम के अंदर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देख लीजिए, काबिल तबादला और नाकाबिल तबादला तरजीही हसस। दूसरा, मुतवातिर इजाफा के बास बढ़ती होना। तीसरा, शराकतदार और गैर शराकतदार तरजीही हसस। और चौथा, इन्फिकाक और गैर इन्फिकाक तरजीही हसस। और लास्ट वाला पढ़ेंगे आप, ये छोड़ दीजिए, बस यहाँ तक आपका जवाब आएगा। ये जवाब यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मिस्टर अहमद एक नया एंटरप्राइज कायम करना चाहते हैं। उनको उनकी मालियाती इदारों के बारे में बताएं जो बड़े एंटरप्राइज के लिए तवील और दरमियाना मुद्दती मालियाती फराहम करते हैं। यानी मिस्टर अहमद जो हैं वो एक नया एंटरप्राइज यानी एक नई कंपनी, एक नया काम शुरू कर रहे हैं। उनको मालियाती इदारों के बारे में बताएं जहां से उनको पैसा मिल सके, यानी ऐसी एंटरप्राइजेज जिनको दरमियाना मुद्दती मिलियत फराहम हो जाए या तवील मुद्दत के लिए पैसा मिल जाए। तो आपको इसके लिए सबक नंबर 16 देखना है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर XYZ एंटरप्राइज की एक दुकान है जो बड़े पैमाने पर अशिया की खरीदारी करती है। क्या आपके ख्याल में ग्राहक इस तरह के दुकानों में मोल भाव कर सकता है? अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो हम सबक नंबर 16 पे ही चलते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं और आपको मालियात फराहम करनी है तो उसके लिए आपको तवील वक्त के लिए और एक मुद्दत के लिए यानी शॉर्ट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से आपके पास तरीके मौजूद हैं जहां से आपको ये पैसा मिल सकता है। तो यह आपका चैप्टर है। चैप्टर का मतलब ही है तवील मुद्दत मालियात के वसाइल आपके पास कौन कौन से हैं। तो आपको उनको वो वसाइल ही बताने हैं कि अगर वो कोई एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उनके पास क्या होंगे। तवील मुद्दती मालियाती के वसाइल आपके पास ये आ गए, नोट कर लीजिए। सरमाया पूंजी बाजार, मालियात के हुसूसी इदारे, म्यूचुअल फंड, ठेके पर काम चलाने वाली कंपनियां, गैर मुल्की वसाइल और महफूज शुदा आमदनी। 1 2 3 4 5 6 इन 6 की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी होगी जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है जी। सरमाया बाजार, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कंटेंट ले सकते हैं। सरमाया बाजार से मुराद क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। सरमाया बाजार के बाद आप नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चल सकते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में खुसूसी मालियाती इदारे, यानी कुछ खास कर इदारे ऐसे बनाए गए हैं जिनका काम ही आपको मालियात फराहम करना है। तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं पूरा पैराग्राफ, और यहाँ पर कुछ 2-3 नाम लिख दीजिएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ICICI, अच्छा ठीक है जी, ICICI जो अपना बैंक है वो। तो यहाँ पर आप 4-5 इदारों के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन आपका जारी रहेगा, उसके बाद आप इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ छोड़ते हुए
अब यहाँ पे उनकी डिटेल लिखी हुई है इदारों की, उस इदारों की डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है जवाब के अंदर, आप डायरेक्ट अपने अगले तरीके पे चलेंगी, वो ये है। ठीक है जी, तो उसके नीचे आपके पास ये बैंक आ गया। अब आपके पास ये भी आपको नहीं लिखना उस जवाब में। ठीक है जी, ये है आपका अगला आंसर। उसी आंसर के जवाबात के कंटिन्यूएशन में आपको लिखना है म्यूचुअल फंड के बारे में कि ये भी एक तरीका है माल को फराहम, मालियाती फराहम करने का। तो इस सूरत को क्या कहते हैं, इसका मायने क्या है, तो कम से कम ये भी आप यहाँ तक इस चीज़ को लिख दीजिएगा। ठीक है जी, फिर यहाँ पर इसकी खामियां, खास बातें आपको कुछ ज़रूरत नहीं है लिखने की। आगे बढ़ जाइए, अगला तरीका देखिए मालियत फराहम करने का, वो है आपके पास ठेका, पट्टा और अजारा देने वाली कंपनियां। ठीक है जी, इसके अंदर यहाँ लिखेंगे एक तरीका है जिसके तहत तवील अरसे की मालियाती फराहम की जाती है ठेके पत्ते पर। इस तरह से यहाँ पर आप इसको कम से कम, ये आपका ये पैराग्राफ यहाँ तक हो गया। नोट करते हुए चलिए आप ध्यान से, क्योंकि जवाबात ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े जवाबात लिखते हो और पता भी ना हो कि वो इधर उधर की बातें हों। ठीक है जी, इसके बाद जो आपकी अगली तरीके है वो है गैर मुल्की वसाइल। ये गैर मुल्की वसाइल में भी आप ले सकते हैं। हिंदुस्तान में कारोबार के तवील मुद्दती वसाइल मौजूद ही हैं। गैर मुल्कों से रकूमात बतौर कर्ज हासिल करना, ठीक है जी, ये भी आपके पास एक तरीका है। तो बस यहाँ पर आकर आप अपना जवाब ये मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा, आराम से 100-150 अल्फाज इसमें बन जाएंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। 6ठा क्वेश्चन क्या है, आपको एक मुकम्मल प्रोजेक्ट बनाना है इसके ऊपर, यानी तरीका होगा एक प्रोजेक्ट बनाने का। तो उसके अंदर लिखा है XYZ एक कारोबार चला रहा है और अपने मसनूआत को मंडी में बढ़ावा देना चाहता है ताकि उसकी फरोख्त में इजाफा हो। तशहीर के तरीक़ों के सिलसिले में उसकी रहनुमाई करिए, क्या तरीका होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी में आपका दोस्त एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करना चाहता है, उसके क़याम के आगाज़ से कबल उसको इसके फ़ायदे और उसके नुकसानात बताइए। मेरे लिहाज से बी वाला पार्ट काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबक नंबर 5 में है कि आपका दोस्त अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो आप प्रोजेक्ट बनाइए। सबक नंबर 5 खोल दीजिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जाके आप जानते हैं इमदाद बाहिमी सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबरान होते हैं और वो मेंबरान एक दूसरे के फ़ायदे के लिए एक जगह जुड़ते हैं जिससे एक दूसरे को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो, उनके मेंबरान को फ़ायदा हो। ठीक है जी, और यहाँ पर इस सोसाइटी के जुड़ने का मकसद जो होता है वो किसी भी किस्म का मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने मेंबरान का फ़ायदा पहुँचाना होता है। तो अगर आपका दोस्त ऐसी कोई सोसाइटी बनाना चाहता है तो अब आप उसको बताइए उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या होंगे। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात हो रही है तो वो आपसे कह रहा है कि आप अगर आपका दोस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो आप उसको पहले से वाबस्ता करें इन चीज़ों से कि क्या चीज़ें होती हैं। तो आप थोड़ा सा पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखिएगा, जो तरीका है लिखने का। ठीक है जी, यहाँ से आपको उसका मायने मिल जाएगा। इस्लाही बाहिमी ताउन जो होता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, इसका मतलब आपको मिल गया, सफ़ा नंबर 165 पर है ये। और सोसाइटी बाहिमी जो भी सोसाइटी होती है इसकी तश्कील कर सकते हैं। इसकी तश्कील इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत होती है, सेक्शन नंबर 4। ठीक है जी, और अब आप उसके फ़ायदे और उसके नुकसान बताओगे तो खुसूसियात रहने दो। यहाँ पे उसके इक़साम आ गए। ये आ गई इसकी खूबियाँ, ये नोट कर लीजिए आप। तो अब आप उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की खूबियाँ बताएंगे। तो आप बताएंगे आसान तश्कील। आसान तश्कील, कोई भी 10 बालिग मेंबरान रज़ाकाराना तौर पर एक एसोसिएशन की तश्कील दे सकते हैं और रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा हो गया महदूद वाजिबात, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की जिम्मेदारियां उनके सरमाया इश्तराक के लिहाज से महदूद होती हैं, जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। खुली मेंबरशिप, कोई भी शख्स किसी भी ज़ात का, बिरादरी का, रिलीजन का, रंग का, जिन्स का कोई भी शख्स इसका मेंबर बन सकता है।
रियासती मदद यानी मुल्क की तरक्की की ज़रूरत के लिए हम मतलब मुल्क जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है वो मदद भी करती है, यानी हुकूमत भी इसकी मदद करती है कर्जे की शक्ल में, दूसरी शक्ल के अंदर। मुस्तहकम मुद्दत कार यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लंबी मुद्दत होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ओनर तो होता नहीं है कि किसी ओनर की डेथ हो गई तो उसकी वजह से कारोबार बंद हो जाएगा, तो ये लंबा कारोबार चलता है, यानी एक सोसाइटी लंबी चलती है। और यहाँ पर टैक्स में आपको रियायत भी मिलती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तश्कील करते हैं और इसके अंदर काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए सरकार उनको टैक्स में रियायत भी देती है। फिर आप आ गए इसकी कमियों के ऊपर कि इसके अंदर देखो कमियां भी हैं। हुदूद के अंदर आपने बोला महदूद सरमाया, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर लोग जो होते हैं वो कहीं बाहर से फंड तो लाते नहीं है, बल्कि वो अपना फंड खुद ही कलेक्ट करते हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं वो सरमाया महदूद शक्ल में रहता है। इंतजामिया में महारत की कमी कई बार हमें देखी जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इंतजामिया महारत की कमी सबसे ज़्यादा सोसाइटी का मुअस्सर और कारगर बंदोबस्त करने में हमेशा अहल नहीं होते। तरगीब की थोड़ी सी यहाँ पर कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की खिदमत के लिए काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ तरगीब में थोड़ी सी कमी पाई जाती है। यानी आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे, जैसे हम जनरली अपने एम्प्लॉय को या किसी और को मोटिवेट करते हैं और बढ़िया काम करना है और अच्छा नफ़ा होगा और कमाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको उस तरह से मोटिवेट करना थोड़ा कम हो जाता है, तरगीब में थोड़ी कमी हो जाती है। दिलचस्पी की भी कमी यहाँ पर बार बार कभी कभार देखी जाती है कि जो लोग होते हैं उनका हौसला जो है वो पस्त होने लगते हैं या वो ठंडे होने लगते हैं, तो यहाँ पर मेंबरान के दरमियान में दिलचस्पी कई बार देखी जाती है कि कम हो रही है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आ गए और ये आपका टीएमए का टॉपिक हो गया, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 6 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आपको उसके अंदर हासिल हो। तो उसके लिए अपना आंसर को सही से प्रेजेंट करना मत भूलिएगा, तरीके से प्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जितना लिखने के लिए बोले गए हैं, बल्कि आप उससे ज़्यादा लिख लीजिएगा, लेकिन कम लिखने की गुंजाइश नहीं है। तो इंशाल्लाह ये टीएमए आप जल्द से जल्द अपना कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम अपना नया सबक शुरू करेंगे। आप अपने कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।